गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग टूडेज लेक्चर लेट मी मेक अ फ्यू अनाउंसमेंट्स। सबसे पहली बात तो आई होप आप सबने पिछला लेक्चर देख लिया होगा और आप सबको अच्छा लगा होगा, बट फिर भी आई वांट योर फीडबैक। अगर पॉसिबल हो तो आप सभी स्टूडेंट्स जिसने लेक्चर देखा हो, आप प्लीज़ यहाँ कमेंट करके अपना फीडबैक दें। नेगेटिव पॉजिटिव डज नॉट मैटर, ठीक है। अगर पॉजिटिव होगा तो भी मुझे अच्छा लगेगा, अगर नेगेटिव होगा तो भी मैं उन कमियों से सीख के उनके ऊपर वर्किंग करके सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। बट प्लीज़ आपके फीडबैक की मुझे जेन्युइनली ज़रूरत है। तो आप लोग चाहे कमेंट बॉक्स में, चाहे मुझे पर्सनली मैसेज करके या कॉल करके, बट अपना फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज़, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट लेक्चर देख रहा है बट मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं है या मेरे साथ ग्रुप में ऐड नहीं है, तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है, और मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर लूँगा। वहाँ पे सारी डॉक्यूमेंट्स, सारे नोट्स, असाइनमेंट्स मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। एंड द थर्ड मेन अनाउंसमेंट इज कि हर यूट्यूब के वीडियो के लेक्चर के एंड पे मैं कुछ लिंक्स लिखता हूँ। वो लिंक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बिकॉज देखिए ये तो सत्संग वाला काम हो गया। आपने लेक्चर अटेंड किया, देखा, चलो जी अच्छा है, भूल गए, 2 घंटे बाद सो गए, दैट्स यूजलेस। आप लेक्चर देख रहे हैं ताकि आप फाइनली उनको मार्क्स में कन्वर्ट कर सकें, और मार्क्स में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए कि आप उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करें और हमेशा हमेशा के लिए याद कर लें। उसके लिए ज़रूरी है रीडिंग प्रैक्टिस। उसके लिए मैंने लिंक्स ऐड करे हैं। लिंक्स में जो जो चीज़ें बताई गई हैं वो सारी आपको डाउनलोड करनी है। लेट मी टेल अगेन, और ये बहुत सीरियस है, आई एम स्ट्रेसिंग दिस। पहली बात, एनसीईआरटी की बुक का लिंक मैंने डाला है लिंक में, प्लीज़ डाउनलोड इट एज सून एज पॉसिबल। दूसरी बात, फर्स्ट चैप्टर के सीबीएसई पास्ट ईयर्स का लिंक मैंने डाला हुआ है, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तीसरी बात, लेक्चर के सब्जेक्टिव नोट्स। आपको पता है कि मैं हर लेक्चर के साथ उसके सब्जेक्टिव नोट्स का लिंक छोड़ता हूँ। उनको डाउनलोड करना है और उनको अच्छे से आपको नोट्स बनाने हैं, ये ज़रूरी है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज सिलेबस। आज मैंने कल वाले लेक्चर में भी और आज वाले लेक्चर में भी सिलेबस का लिंक छोड़ा है। हालांकि ये सिलेबस का लिंक 2019 का है, 1 साल पुराना है, बट वो फिर भी हमारे काम आ सकता है। आप उस सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा। And the last thing before starting my lecture, I just want to confess this to all of you. कल के लेक्चर के लिए आप सभी ने मुझे जितनी सपोर्ट दी, जितनी हल्लाशेरी दी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो आई जस्ट वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू। मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। आप सबका प्यार और सपोर्ट ऐसी मिलती रहे तो शायद बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई ऑल्सो वांट टू थैंक अ फ्यू पीपल बाय टेकिंग देयर नेम्स। थैंक्स टू नवदीप शर्मा। आपके बिना जितनी टेक्निकल हेल्प आपने मुझे दी, उसके बिना ये वीडियो इतने कम समय में बननी पॉसिबल नहीं थी। ऑल्सो थैंक्स टू सैम राठौड़ फॉर योर एफर्ट्स, आप में बहुत जुनून है। ऑल्सो थैंक्स टू सैंडी, थैंक्स टू शुभम तिवारी, and all those students who shared this link, who shared this video with all your friends. And also thanks to हेमंत सर। सर आपकी मोटिवेशन के बिना ये पॉसिबल ना होता। ओके, सो लेट अस बिगिन, ठीक है। इससे पहले कि हम आज के टॉपिक की चर्चा करें, मैं 1-2 मिनट कल के टॉपिक्स की ब्रीफ रिकैप दूंगा। देखो, कल हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। हमने पढ़ा था कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से वो चार्ज को ट्रांसफर कर पाता है। फिर हमने पढ़े थे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, उसमें मेनली 4 मेथड पढ़े थे। फर्स्ट वाज फ्रिक्शन और रबिंग, जो इंसुलेटर्स के लिए यूज होता था। अदर वाज कंडक्शन, जिसको कि यूज करके हम टच करवा के चार्ज ट्रांसफर करते थे, इसका आधा चार्ज इधर चला जाता था। थर्ड मेथड वाज अर्थिंग, इट वाज मेनली यूज्ड फॉर डिस्चार्जिंग अ बॉडी। फोर्थ मेथड वाज इंडक्शन, जिसमें बिना किसी बॉडी को टच करवाए उसके ऊपर ऑपोजिट चार्जेस इंड्यूस हो जाते थे। ओके, नाउ लेट अस बिगिन विद द न्यू टॉपिक, दैट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिकॉज आप सभी अगर आप सभी मुझे पहले से जानते हैं, देन यू मस्ट बी नोइंग
कि मैं किसी भी टॉपिक को बिगिन करता हूँ, अगर वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे होता है तो मैं उसकी वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये ऐसा ही टॉपिक है बट इसकी वीडियो यूट्यूब पे है और मैं यूट्यूब का कंटेंट अपलोड नहीं कर सकता, दैट विल बी प्लेगरिज्म। सो मैं चाहूँगा कि आप सभी इस वीडियो को यूट्यूब से उठा के देखें। मैं इसका जस्ट एक स्क्रीनशॉट टाइप का शेयर करूँगा, ठीक है। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्कोप है क्या, इसको समझे। ये ग्लास जार है, इसके ऊपर एक वुडन कॉर्क लगी है। इस वुडन कॉर्क के बीच में एक कॉपर का कैप और कॉपर की वायर लगाई हुई है। इनके ऊपर एक गोल्ड का फॉयल होता है, पतला कागज, बहुत पतला कागज लगाया हुआ है। इसका काम ये होता है कि अगर इस इलेक्ट्रोस्कोप के पास कोई भी चार्ज बॉडी आती है कांटेक्ट में, तो ये उसके चार्ज को डिटेक्ट कर लेता है। इसको यूज करके हम बता सकते हैं कि बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है। कैसे, देखो ये कॉपर की वायर है, मेटालिक है, एल्यूमिनियम की फॉयल है, मेटालिक है। सपोज करो इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को हम इसके पास लाए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और एल्यूमिनियम की फॉयल के ऊपर अगेन ऑपोजिट पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए सिचुएशन को, हमारे पास दो एल्यूमिनियम की फॉइल्स हैं, जो पहले न्यूट्रल थी अब उन पे कुछ पॉजिटिव चार्ज हो गया है क्योंकि हम इस चार्ज बॉडी को पास लेकर आए हैं। ध्यान से समझिए, पहले ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था। जैसे ही हम इसको पास लेकर आए, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आया, तो ये फिगर बन गई बाद वाली। तो उस केस में होगा क्या, दोनों पे लाइक चार्ज होने की वजह से दोनों आपस में रिपेल करेंगी और फिगर कुछ ऐसी बन जाएगी। तो हमारा कंक्लूजन ये होता है कि जब पास लाई जाने वाली बॉडी पे चार्ज हो तो फॉइल्स दूर दूर चली जाएंगी, और अगर ये बॉडी न्यूट्रल हो तो फॉइल्स पास रहेंगी। इस तरीके से हम बॉडी का चार्ज डिटेक्ट कर पाएंगे। जस्ट वॉच दिस वीडियो नाउ। देखो ये ग्लास जार है, ये अपनी कॉर्क है, इसके ऊपर ये जो बीच में ये वायर है, दिस इज अ कंडक्टर। अब ध्यान से देखिए, ये जो पीवीसी पाइप थी जो अभी रब करी गई थी, उसके ऊपर कुछ चार्ज आया है ड्यू टू रबिंग के कारण इसके ऊपर चार्ज आया है। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही ये पाइप इसके करीब लाई जाती है इनकी मूवमेंट शुरू हो जाती है। अब देखिए, जैसे ही ये पाइप इसके करीब लाई जाएगी एल्यूमिनियम फॉइल्स मूव करना शुरू कर देंगी, और जैसे ये मूव करती हैं उससे पता चलता है कि इस पे चार्ज है। दिस इज हाउ वी डिटेक्ट द चार्ज ऑफ अ बॉडी यूजिंग अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, सो लेट अस डिस्कस द टॉपिक फर्दर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ध्यान से समझिएगा। देखो, चार्ज की सबसे पहली प्रॉपर्टी है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। जिस बॉडी पे चार्ज होगा उसका कुछ ना कुछ मास होगा ही होगा। जिस बॉडी पे चार्ज है वो मासलेस नहीं हो सकती। रीजन बीइंग, चार्ज दो ही वजह से होता है, या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से या फिर प्रोटॉन की वजह से। और आपको पता होना चाहिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर आपको पता है देन इट इज गुड, और अगर आपको नहीं पता देन क्रैम दिस वैल्यू, याद रख लो, ये बहुत जरूरी वैल्यू है। दूसरी बात, मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये वैल्यू भी आपको याद हो जानी चाहिए, ये बहुत जरूरी वैल्यूज हैं, रट्टा मार लो इनको, ठीक है। तो जहां पे चार्ज होगा वहां पे या तो इलेक्ट्रॉन होगा या प्रोटॉन होगा, और इनमें से कोई भी हो वहां पे मास तो होगा ही होगा। ये है अपनी पहली प्रॉपर्टी। सो नाउ लेट अस कम टू द सेकंड प्रॉपर्टी, दैट चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। समझिए इस बात को, चार्ज को हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं, पर किसी भी सिस्टम में टोटल जितना चार्ज है वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। लाइक Na प्लस Cl चेंजेस इनटू Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इनिशियली भी यहां पे चार्ज जीरो था, फाइनली भी चार्ज जीरो है। भले ही इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया बट टोटल चार्ज कंजर्व्ड रहेगा।
चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज। इसका मतलब समझो, हमने कल डिस्कस किया था कि अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो या तो उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे या उससे इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि हम किसी भी बॉडी को एक इलेक्ट्रॉन अगर दें तो उस पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आएगा चार्ज। अगर उससे इलेक्ट्रॉन लें तो उस पे +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज आएगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करें तो डबल करके चार्ज इतना हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज पे चार्ज इतना हो जाएगा। कहने का मतलब ये, जो भी किसी बॉडी पे चार्ज होगा वो हमेशा इस वैल्यू का मल्टीपल होगा। देखो, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो चार्ज इतना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो चार्ज इतने हुए, 3 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना हुआ। आप ये सोचो, कभी किसी बॉडी पे आधा इलेक्ट्रॉन टूट के आ सकता है, 2.5 इलेक्ट्रॉन टूट के आ सकते हैं, 4.5 4.25 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना। इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हो सकते हैं। देयरफॉर जब भी किसी बॉडी पे चार्ज होगा, दैट विल ऑलवेज बी एन इंटीजर into 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. So the charge on a body will be an integral multiple of this value. किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इस वैल्यू का मल्टीपल होगा, डिविजिबल होगा। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज दैट चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। ये टर्म जितनी देखने में मुश्किल लगती है ना, उतनी मुश्किल ये है नहीं। इसका मतलब सिंपल भाषा में क्या है समझिए। आपने आइंस्टाइन की इक्वेशन पढ़ी होगी, मास इज इक्वल टू m0/√1 - v²/c²। ये केमिस्ट्री +1 में आती है, फिजिक्स की इक्वेशन नहीं है अभी, मतलब फिजिक्स में है बट +1 की फिजिक्स में नहीं आती, ये +1 की केमिस्ट्री में आती है। तो आइंस्टाइन ने ये इक्वेशन दी कि जब कोई बॉडी मूव करती है ना तो उसका जो मास है वो चेंज हो जाता है। याद रखना ये बात, जब भी कोई बॉडी मूव करेगी तो उसका मास चेंज हो जाएगा, मास बढ़ जाता है। बट भले ही बॉडी मूव करे, भले ही बॉडी खड़ी रहे, भले ही बॉडी एक्सेलरेट करे, जो मर्जी करे, उसका जो चार्ज है वो वेरी नहीं करता। वेरी करने का मतलब होता है चेंज होना, इनवेरिएंट होने का मतलब होता है चेंज ना होना। चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। पांचवी प्रॉपर्टी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट प्रॉपर्टी है, मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फोर्सेस ऑन अदर चार्जेस। ये आपको याद रखना है कि अगर कोई चार्ज मूव करे तो वो दूसरे चार्जेस पे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, और वो एनर्जी भी रेडिएट करेगा। अभी इस वक्त वीडियो पॉज करिए और नोट्स डाउनलोड करके नोट्स को देखिए। देखिए, इस वक्त आपको ये पेज खोलना है और इस पेज पे आपको ये सारा पेज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एंड गोल्ड रिफ्लेक्टरोस्कोप, इसको पढ़िए वीडियो पॉज करके। आई होप आप सबने वीडियो पॉज करके ये टॉपिक पढ़ लिया होगा। और अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, दैट इज कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ इस चैप्टर की रीढ़ की हड्डी है एक तरह से। इसके बिना हम इस चैप्टर में कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी चीज नहीं समझ पाएंगे। कूलॉम्स लॉ की दो फॉर्म्स हैं, स्केलर फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म। तो कूलॉम्स लॉ है क्या? कूलॉम ने अपना लॉ दिया था जिसको यूज करके हम दो चार्जेस के बीच में नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ध्यान से समझिए, हमें इस वक्त इतना पता है कि वो हमारे पास अगर दो चार्जेस हों और उनके बीच में जो फोर्स होगा, अगर चार्जेस लाइक हैं, सेम हैं, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो वो फोर्स रिपल्सिव होगा। और अगर चार्जेस अनलाइक हैं, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, तो वो चार्ज अट्रैक्टिव होगा, दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचेगा, ठीक है। सो अब हम समझेंगे, अगर हमारा फोर्स रिपल्सिव हो और चार्जेस लाइक हैं, तो कॉमन सेंस कहती है कि इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में होना चाहिए और इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में होना चाहिए। मैं सभी सिंबल्स का मतलब बता दूं। पहला चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2।
F12 का मतलब है फोर्स ऑन द फर्स्ट चार्ज Q1 ड्यू टू सेकेंड चार्ज Q2। F21 का मतलब है फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज Q2 ड्यू टू फर्स्ट चार्ज Q1। सपोज करिए इस पे फोर्स F लगा। अब आप सिचुएशन को हल्का सा चेंज करें। दिस इज द फर्स्ट केस, एक चार्ज Q1 पे फोर्स F लगा। जस्ट इमेजिन मैं यहां पे एक की बजाय दो चार्जेस रख दूं। कहने का मतलब Q2 की बजाय तो Q2 ही रहे, बट Q1 की बजाय यहां पे मेरे पास दो चार्जेस Q1 आ जाएं, तो सोचिए क्या होगा। अब ये जो Q2 है ये इस पे भी फोर्स F लगाएगा, इस पे भी फोर्स F लगाएगा। बात को समझिए, जब एक Q1 था एक Q2 था, तो सपोज करिए इस पे फोर्स F लगा, इस पे भी कुछ फोर्स लगा। सपोज करो मैं कुछ चेंजेस करता हूं कि यहां पे एक की बजाय दो Q1 कर दूं, तो अब दोनों चार्जेस पे फोर्स F लगता है। तो अगर मैं पूछूं चार्ज Q1 की बजाय 2Q1 करने पे फोर्स कितना हुआ टोटल, 2F, डबल हो गया। अब एक थर्ड केस समझिए। सपोज करिए मैंने यहां पे चार्ज Q1 ही रखा, बट यहां पे चार्ज Q2 की बजाय डबल चार्ज लिया, 2Q2 चार्ज लिया, तो उस केस में क्या चेंज आएगी। अब ये Q1 इस पे भी रिपल्शन लगाएगा F21, और इस पे भी रिपल्शन लगाएगा F21। कहने का मतलब Q2 को डबल करने पे भी रिपल्सिव फोर्स डबल होता है, Q1 को डबल करने पे भी रिपल्सिव फोर्स डबल होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। इस बात को ध्यान से समझिए। अगर एक क्वांटिटी को डबल करने से दूसरी क्वांटिटी डबल हो जाए तो हम उसको प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। फोर्स दोनों के प्रोपोर्शनल है, तो दोनों के प्रोडक्ट के भी प्रोपोर्शनल हुआ। यहां तक कोई दिक्कत आई थिंक आपको नहीं होनी चाहिए। सो लेट अस फर्दर डिस्कस दिस। एक और बात देखी गई, अब ये चीज एक्सपेरिमेंटल है, इसका लॉजिक नहीं है कोई, दिस इज ओनली एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। जब दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस सपोज करिए R था और उनका फोर्स जो था वो F था, कूलम्ब ने दो चार्जेस का डिस्टेंस डबल करके देखा, तो उनको यह पता लगा कि जो नया फोर्स आया वो एक्चुअल फोर्स का 1/4 था। कहने का मतलब अगर दूरी डबल करी गई तो चार्जेस के बीच का फोर्स 1/4 रह गया। तो इससे एक बात एस्टेब्लिश हो गई कि फोर्स जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात को समझिए, डिस्टेंस डबल किया फोर्स 1/4, डिस्टेंस ट्रिपल किया फोर्स 1/9 एंड सो ऑन। तो हमारे पास दो रिलेशन आए। पहला रिलेशन, चार्ज को डबल करने से फोर्स डबल होगा। दूसरा रिलेशन, डिस्टेंस को डबल करने से फोर्स 1/4 होगा एंड फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सो अगर हम इन दो रिलेशंस को कंबाइन करें, देखिए प्रोपोर्शनलिटी को कंबाइन करना है ना, तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो यहां पे हमारे पास कांस्टेंट लगा के रिलेशन बन जाएगा F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 मल्टीप्लाइड बाय 1/r²। ये हमारा रिलेशन बनता है। ठीक है, अब इसको आगे समझिए। ये जो कांस्टेंट है इसको कई बार हम K लिखते हैं, कई बार हम लोग 1/4πε0 लिखते हैं। इसके हिस्टोरिकल रीजंस हैं, इसका कोई टेक्निकल रीजन नहीं है, इसके सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल रीजंस हैं। दिस कांस्टेंट K इज कॉल्ड 1/4πε0। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कूलोम्ब्स कांस्टेंट। हमारे पास रिलेशन आ गया, फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 by r², where F is the force between the charges, Q1 and Q2 are the two charges, R is the distance between them, and K is the Coulomb's constant. सो कूलम्स कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/4πε0। अब इसकी वैल्यू समझिए और यूनिट समझिए कहां से आई। पहली बात, हमारे पास रिलेशन है कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 by r²। अगर मैं r² को इस डायरेक्शन में ले जाऊं तो r² यहां चला जाता है, और अगर मैं Q1 Q2 को भी यहां पे ले जाऊं तो रिलेशन ये बन जाता है। ध्यान से देखिए K की यूनिट क्या आई,
आर की यूनिट है मीटर, मीटर स्क्वायर, फोर्स की यूनिट है न्यूटन, कूलोम चार्ज की यूनिट है कूलोम, तो कूलोम इंटू कूलोम बना कूलोम स्क्वायर, तो के की जो यूनिट बनी वो बनी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम स्क्वायर। रिमेंबर दिस यूनिट। अब हम आएंगे के की वैल्यू पे। एक्सपेरिमेंटल फाइंड आउट किया गया, एक्सपेरिमेंटली पता लगा कि के की वैल्यू, कूलोम्स कांस्टेंट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम स्क्वायर है। अब यहां तक मैं बता दूं, ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, ये जरूरी है, इसमें ज्यादा क्रैमिंग स्टफ नहीं है, बट ये स्टफ इतना इंपॉर्टेंट है दैट यू विल हैव टू लर्न इट। यहां पर ना मैं एक बार पोज दे रहा हूं, और अभी तक आपने जो जो पढ़ा है उनमें से क्या क्या आपको याद करना है एक बार रिकैप कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। रिमेंबर दिस। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। रिमेंबर दिस। प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। रिमेंबर दिस। चार्ज की प्रॉपर्टीज एक बार वीडियो पॉज करो, उन सबको पढ़ो दोबारा, ठीक है। ओके, लेट अस कम बैक। तो अभी हमारे पास आ गई के की कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू दिस मच। अब हम आएंगे एप्सिलॉन नोट पे। इसको समझिए, इसको प्रोनाउंस करते हैं एप्सिलॉन नोट, EPSILON नोट। वैसे प्रोनाउंसिएशन से हमें लेना देना कुछ नहीं है। वैसे अगर मैं एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पूछूं तो ये सारी चीजें मैं नीचे लेकर जाऊंगा, एप्सिलॉन नोट को ऊपर लेकर जाऊंगा। ध्यान से समझिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट जो है उसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर है। अगर मैं एप्सिलॉन नोट को ऊपर ले जाऊं और ये सारा कुछ नीचे लेकर जाऊं तो एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ध्यान से देखो, अगर मैं कूलम स्क्वायर को ऊपर कर लूं और ये सब कुछ नीचे कर लूं, और अगर इसको सोल्व करूं, मैं सोल्व नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, तो एप्सिलॉन नोट की वैल्यू आपके पास इतनी आ जाएगी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलोम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। रिमेंबर दिस वैल्यू। ये एक और वैल्यू है जो मैं आपको याद करने के लिए बोल रहा हूं, ये बहुत जरूरी वैल्यू है, ठीक है। यहां तक आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अभी इसी वक्त आप लोग वीडियो पॉज करें और कूलोम्स लॉ के ऊपर जितनी थ्योरी है यहां तक, इस सारी को एक बार रीड करें, ठीक। आई होप आप सबने वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लिया होगा। Let us continue further. So our next topic is relative permittivity of a medium. इसका मतलब समझिए। देखिए, मीडियम क्या होता है पहले ये समझिए। जिस रीजन में, जिस जगह में, जिस सब्सटेंस में दो चार्जेस पाए जाते हों, प्लेस्ड हों, उस चीज को मैं मीडियम बोल रहा हूं। चार्जेस वाटर में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं नमक का एक मॉलिक्यूल वाटर में डाल दूं, देन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, द टू चार्जेस आर इन वाटर, लाइक। तो इसी तरह से चार्जेस किसी भी मीडियम में हो सकते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब समझिए। इसके दो नाम है, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी अभी हमने जो वैल्यू पढ़ी है एप्सिलॉन नोट, उसकी टर्मिनोलॉजी पे भी मैं आऊंगा। आई वॉन्ट टू टच दीज टू टॉपिक्स टुगेदर। तो सबसे पहले ये समझिए कि हमने पढ़ा है कि अगर दो चार्जेस Q1 और Q2 वैक्यूम में हैं, एयर में हैं अप्रोक्सीमेटली, तो उनके बीच के फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें पता है। चार्जेस Q1 Q2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी, उनका डिस्टेंस R भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा, तो हम उनके बीच का फोर्स निकाल पाएंगे। सपोज करिए कि वही दो चार्जेस उसी डिस्टेंस पे वाटर में प्लेस कर दिए जाएं, तो उनके बीच के फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपने ना केमिस्ट्री में, +1 की केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ा होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और शायद आपने पढ़ा होगा कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 81 है।
उसका मतलब ये होता है कि जब दो चार्जेस किसी मीडियम में डाले जाएं, किसी लिक्विड में डाले जाएं, किसी भी मीडियम में, नॉट नेसेसरली लिक्विड, तो उनके बीच का जो फोर्स होता है वो किसी वैल्यू से चेंज हो जाता है, बाय अ रेशियो वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। और प्रैक्टिकली देखा गया कि जब दो चार्जेस को वोटर में डाला जाता है तो उनके बीच का फोर्स जो है वो 1/81 टाइम्स रह जाता है। न्यू फोर्स इज इक्वल टू ओरिजिनल फोर्स डिवाइडेड बाय 81। देखिए ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। सिमिलरली देखा जाता है कि अगर दो चार्जेस के बीच में एक बड़ी सी ग्लास स्लैब प्लेस कर दी जाए तो उनके बीच का जो फोर्स है वो ओरिजिनल फोर्स का, हमें पता है कि ओरिजिनल फोर्स 1/4 Q1 Q2 बाय R², उसका अप्रोक्सीमेटली 1/4 रह जाता है। अब इसको ध्यान से समझिए। अगर दो चार्जेस के बीच में ग्लास स्लैब प्लेस कर दें तो उनके बीच का फोर्स 1/4 रह जाता है। अगर उनके बीच में वोटर प्लेस कर दें तो उनका म्यूचुअल फोर्स 1/81 टाइम्स रह जाता है। इनफैक्ट अगर दो चार्जेस के बीच में हम लोग एयर भी प्लेस कर दें तो भी उनका जो फोर्स है वो उनके वैक्यूम के फोर्स के कंपैरिजन में 1.0006 टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। तो हर केस में फोर्स किसी ना किसी वैल्यू से कम हो जाता है। और जिस रेशियो से उस मीडियम में चार्जेस का फोर्स रिड्यूस होता है उसी रेशियो को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। अब समझिए इसको। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सिंबल है एप्सिलॉन आर और के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो by which the force between the charges decreases in the medium compared to the vacuum। सपोज करिए उनके बीच में वैक्यूम में फोर्स एफ वैक्यूम था और मीडियम में फोर्स एफ मीडियम था, तो जिस रेशियो से ये फोर्स चेंज होगा दैट इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है तो वो 81 हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं ग्लास का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है तो वो 4 हुआ, बिकॉज ग्लास में फोर्स 1/4 रह गया था। अगर मैं आपसे पूछूं एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एयर, ग्लास, वाटर, कंडक्टर, वैक्यूम, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1.0006 है अप्रोक्सीमेटली। ग्लास का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 से 4 की रेंज में होता है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है एंड कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी माना जाता है। इसका रीजन हम आगे बढ़ेंगे क्यों। वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एग्जैक्ट 1 है। रीजन बीइंग वैक्यूम में वैक्यूम के जितना ही फोर्स रहता है इसलिए कोई चेंज नहीं आती। ठीक है। अब हम आगे आते हैं एप्सिलॉन नॉट पे, स्पेशल केस। अभी तक मैंने आपसे डिस्कस नहीं करा कि एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या है। नाउ लेट मी टेल यू। हमारे पास ये वैल्यू था, ये फॉर्मूला था, इसमें हमने एफ को फोर्स मान लिया था, 1/4πε0 या फिर के को कूलोम्स कांस्टेंट मान लिया था। इन दोनों को हमने चार्जेस बोल दिया था, इसको हमने डिस्टेंस बोल दिया था। नाउ लेट अस कम टू द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहली बात, एप्सिलॉन नॉट को वी विल प्रोनाउंस एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। फ्री स्पेस माने वैक्यूम, याद रखना है। तो एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, पहली बात। दूसरी बात, इसकी जो वैल्यू थी वो हमने कैलकुलेट की थी, वो आई थी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलोम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
यहाँ तक आप में से किसी को भी कोई भी डाउट या संशय नहीं होना चाहिए।